ये कहानी कमलपुर के एक छोटे से गांव की है जहां रवि नाम का एक गरीब किसान रहता था। रवि के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी और बेटा राजा रहता था। रवि के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करके अपने घर का पालन पोषण करता था, परंतु अब जमीन पहले के जैसी उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन वो इसी चिंता में अपनी जमीन के पास बैठा हुआ था और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरे खेत से उगने वाली फसल कम होती जा रही है। मुझे कोई और जमीन लेकर काम करना होगा या कोई और कमाई का जरिया ढूंढना होगा, पर अब मैं उसे जमीन को भरोसे नहीं रह सकता हूँ। चलो एक बार आरती से बात करते हैं। रवि तुरंत अपने खेत से घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंच के सबसे पहले अपनी पत्नी को आवाज लगता है। आरती, जरा यह आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रवि की आवाज सुनकर आरती वहां आ जाती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? आरती, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। क्या बात है, बोलिए। आरती, तुम तो जानती हो हमारी जमीन पहले के जैसी उपजाऊ नहीं रही है। अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालता हूँ तो कहीं उसकी मिट्टी और भी ज्यादा खराब हो ना जाए। मैं सोच रहा हूँ कि खेती करना छोड़ दो और थोड़ी थोड़ी खाद डालता रहूंगा। कुछ समय बाद उसकी जमीन उपजाऊ हो जाएगी, फिर उसमें खेती करना शुरू करूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी अच्छी होगी। पर तब तक मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो और कोई जमीन भी नहीं है। घर का खर्च चलाने और राजा को पढ़ाने के लिए मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा? आप एक काम क्यों नहीं कर रहे, एक बार जाकर गांव के मुखिया जी से एक बार मिल लीजिए। वो तो बहुत अच्छे हैं, वह आपकी जरूर कोई ना कोई मदद करेंगे। आरती, यह ठीक रहेगा क्योंकि मुखिया जी अगर कोई नया काम करने को बोलेंगे तो वह उसमें भी मदद करेंगे। तो ठीक है आरती, तो मैं कल सुबह सुबह मुखिया जी से मिलने जाऊंगा। अगली सुबह रवि मुखिया से मिलने उसके घर चला जाता है। वह मुखिया के घर के बाहर पहुंच के उसको आवाज लगाने लगता है। मुखिया जी, क्या आप घर पर हो? रवि की आवाज सुनकर घर से बाहर आता है। बोल रवि बेटा, क्या हुआ? मुखिया जी, आपकी एक मदद चाहिए। हाँ बोलो ना बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तुरंत सरपंच जी को अपनी चिंता का कारण बताता है। तो इसमें परेशान क्या होना बेटा। मुखिया जी, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मैं आज तक खेती के अलावा और कोई काम भी नहीं किया। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ? बेटा, खेती के अलावा और कोई काम क्यों करना? तुम एक काम करो, जो मेरे पास गांव के बाहर जो जमीन है तुम उसे पर खेती करो। पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरे जमीन की देखरेख भी करोगे, क्योंकि अब मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है। इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और कुछ मेरी जिम्मेदारी भी कम हो जाएगी। ठीक है तो काका, मैं कल से ही उस जमीन पर काम करना शुरू कर दूंगा। रवि मुखिया जी को धन्यवाद कह के वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। रवि घर पहुंच के आरती को सारी बात बता देता है। ये तो बहुत अच्छा है, आपकी सारी परेशानी खत्म हो गई। हाँ आरती, अब मैं काका के खेत में बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि कुछ और जमीन खरीद सकूं, क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो उसके लिए हम तैयार रहे। अगली सुबह रवि मुखिया के खेत पर काम करने के लिए निकलने वाला होता है, पर सोचता है कि काका की जमीन गांव के बाहर है तो शाम को आते आते देर हो जाएगी, इसलिए आरती को बोलकर जाता हूँ। आरती, यहाँ आना। तो रवि को बुलाता सुन आरती वहाँ आती है। क्या आपने बुलाया? हाँ आरती, सुनो, काका का खेत गांव के बाहर है तो शाम को घर लौटने में देर भी हो सकती है। अगर मुझे देर हो जाए तो तुम राजा खाना खाकर सो जाना।
ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना और हाँ, 1 मिनट रुकना, मैं आपके लिए खाने का टिफिन लाती हूँ, वह लेकर ही जाना। रवि अपना खाने का टिफिन लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने के लिए निकल पड़ता। चलते चलते कुछ समय बाद वह गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। चलो, अब पहुंच गए हैं तो फटाफट काम शुरू कर देता हूँ। रवि अपनी कुदाल उठाकर अपना काम करने लगता है। रवि को अभी काम करते हुए कुछ समय हुआ ही था कि पीछे से आकर एक सांप काट लेता है। सांप के काटने के कुछ समय बाद रवि चक्कर खाकर गिर जाता है। यहाँ रवि सांप के काटने के कारण बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण ये खबर उसके परिवार को नहीं मिलती। सुबह से अब रात हो जाती है और आरती रवि का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतना परेशान देख राजा पूछता है, क्या हुआ माँ, पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज मुखिया जी के खेत पर काम करने गांव के बाहर गए हैं और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? पिताजी ने अगर बोला होगा तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। एक काम कीजिए, आप सो जाइए। राजा की बात सुन के आरती अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगली सुबह भी जब आरती देखती है कि रवि अब तक घर नहीं आया है तो परेशान होकर सीधा मुखिया से मिलने उसके घर की तरफ चली जाती है। आरती मुखिया जी के घर पहुंचकर रवि के बारे में पूछने लगती है। काका, कल रवि आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। क्या कहा बेटी? रवि कल गया था पर अब तक घर नहीं आया है। हाँ काका, उन्होंने कहा था कि खेत गांव के बाहर है, मुझे आते आते रात हो जाएगी, पर अब तो रात से सुबह हो गई, पर वो अभी तक नहीं आए हैं। चिंता मत करो बेटी, मुझे कुछ समय दो, मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि रवि कहाँ है। मुखिया तुरंत अपने घर में काम करने वाले बिरजू को अपने खेत पर भेजता है। कुछ समय बाद बिरजू मुखिया के खेत में पहुंच जाता है। वो वहां का दृश्य देख वो परेशान हो जाता है। यह क्या? रवि का पूरा शरीर नीला पड़ चुका है, मुझे लगता है कि इसे किसी सांप में काटा है। मुझे तुरंत यह बात मुखिया जी को बतानी होगी। बिरजू भागते भागते मुखिया के घर की तरफ निकल जाता है। बिरजू जैसे ही मुखिया के घर पहुंचता है, उसके कुछ कहने से पहले मुखिया जी उससे पूछता है, क्या हुआ बिरजू बेटा, भागते हुए क्यों आए? क्या तुम्हें रवि मिल गया? बिरजू मुखिया जी को सारी बात बता देता है जो उसने खेत में। अच्छी बिरजू जब मुखिया को सारी बात बता रहा होता है, तभी वहां पास में खड़ी पार्टी भी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है। बिरजू, तुम सबसे पहले वेद जी को लेकर वहां पहुंचो, मैं आरती बेटी को लेकर वहां आता हूँ। बिरजू को वेद जी के पास भेजने के बाद आरती को समझाने लगता है। आरती बेटा, पहले तो तुम रोना बंद करो और मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से रवि ठीक नहीं होगा। फिर क्या था, मुखिया जी और आरती को लेकर रवि को देखने उसके खेत की तरफ निकल जाता है और बिरजू वेद जी को लेने दूसरी तरफ निकल जाता है। मुखिया जी और आरती जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा रवि बेहोश हालत में खेत में गिरा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। आरती रवि के पास रोने लगती है, तभी वहां वेद जी के आ जाते ही वेद जी के वहां आते ही आरती वहां से दूर हो जाती है। वेद जी रवि की हालत का पता लगाने लगते हैं। क्या हुआ वेद जी, अब कैसी है रवि की हालत? देखिए मुखिया जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, पर रवि की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर को काटने वाली औषधि दे दी है, पर जहर रवि के अंदर कुछ ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वो प्रकाश बेहोशी में चला गया है। प्रकाश बेहोशी, यह क्या होता है वेद जी? प्रकाश बेहोशी में व्यक्ति जीवित तो होता है, परंतु उसके बदन के हिस्से में हलचल नहीं होती है। यह अब कब होश में आएगा कुछ कह नहीं सकते हैं। वेद जी, अब हम क्या करें?
देखिए मुखिया जी, मैं अभी के लिए कुछ औषधि दे रहा हूँ, उसे समय समय पर पानी में मिलाकर देना, बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे है। वेद जी रवि की हालत का जायजा लेकर और दवाई देकर वहां से चले गए। फिर कुछ गांव वाले उसको उसके घर में लेटा देते हैं। देखो आरती बेटी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, तुम रवि की अच्छे से देखभाल करो, देखना हो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना, मैं हर महीने तुम्हारे और राजा के लिए कुछ पैसे भेजता रहूंगा, पर तुम हिम्मत मत हारना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं। फिर मुखिया जी आरती को दिलासा देकर वहां से चले जाते हैं। मुखिया जी के जाने के बाद वहां राजा आ जाता है और अपने पिता की हालत का कारण पूछने लगता है। माँ, ये पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, कल तुम्हारे पिताजी को खेत में सांप ने काट लिया है, जिस कारण वह बेहोश हो गए हैं। माँ, तो पिताजी होश में कब आएंगे? बेटा, वेद जी ने कुछ दवाई दी है और उन्हें समय समय पर पिलाने को कहा है। उन्होंने बोला है कि उन दवाइयों से वह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पर माँ, पिताजी के ऐसी हालत तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, उसकी चिंता मत करो, उसके लिए मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। माँ, आप क्या क्या करोगी? आप पिताजी का ध्यान रखोगी कि घर का खर्च चलाओगी? माँ, आप बस पिताजी का और घर का ध्यान रखो, मैं खेत पर काम करके घर का खर्च चलाऊंगा। राजा की ऐसी बातें सुन आरती भावुक हो जाती है। नहीं बेटा, तुमको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम एक बहुत बड़े अफसर बनो, मैं तुम्हें वह बनाकर रहूंगी, भले उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। आरती राजा को पढ़ने भेज देती है। मुझे अब कुछ करना ही होगा, क्योंकि अब रवि का ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकती हूँ, मुझे अब खुद जाकर खेती करनी होगी, हो सके तो और काम भी देखना होगा। Sabaha arati mukia shamalane kali jati hai. बताओ बेटी, कैसे आना हुआ और रवि की हालत कैसी है? काका, रवि की तबीयत तो फिलहाल तो वैसे ही है, फिलहाल मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी, मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ बोलो ना बेटी, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? काका, मैं चाहती हूँ कि जो जमीन अपने रवि को दी थी काम करने को, मैं चाहती हूँ उसे जमीन पर मुझे काम करने की इजाजत दे दो, ताकि मैं उसे पर काम करके अपने घर का खर्च और राजा पढ़ाई कर सके। बेटे, पर तुम्हें वहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं जो तुम्हारे घर में खर्च लगेगा वो मैं हर महीने भेज दूंगा। नहीं काका, आपने हमारी बहुत मदद की है, अब आप बस कीजिए, आप बस अपने खेत पर काम करने की इजाजत दे दीजिए, मैं अब खुद मेहनत करके अपना घर चलाऊंगी और अपने बेटे को बड़ा अफसर बनाऊंगी। मुखिया जी आरती को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर आरती मुखिया जी की बात मानने को तैयार नहीं थी। आखिर में आरती की बात सुनकर मुखिया जी कुछ सोचने लगते हैं।